मैं केशव सैनी स्वागत करता हूं आपका के फिजिक्स क्लासेज में। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर व बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम यहां देखेंगे कि सिलेबस इंट्रोडक्शन क्या है, कि सिलेबस में आपके कौन कौन से यूनिट हैं और उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, व बीएससी सेकेंड ईयर व बीएससी बीएड में कौन कौन सी आपके पेपर चलते हैं। आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में आपके 3 पेपर चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स आपका फर्स्ट पेपर है, मैथमेटिकल फिजिक्स आपका सेकंड पेपर है और थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस, यानी ऊष्मा गतिकी व सांख्यिकी, हिंदी में से गणितीय भौतिकी, और इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स है ये आपका पेपर फर्स्ट है, और जो मैथमेटिकल फिजिक्स वाला है ये आपका पेपर सेकंड है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ये आपका पेपर थर्ड है। तो थोड़ा बहुत हम इनके बारे में इंट्रोडक्शन देख लें। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स ऊष्मा गतिकी व सांख्यिकी, ये वो पेपर है ऊष्मा गतिकी, यानी कहने का मतलब जो ऊष्मा या ऊर्जा से संबंधित ठोस, द्रव, गैस में जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा। वे कणों की सांख्यिकी, जैसे हम बात करें फर्मी-डिराक सांख्यिकी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी कण या पार्टिकल किस प्रकार से किसी गैस में गति करते हैं तो उनके दाब आयतन में क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में इस पेपर में पढ़ा जाता है। और भी कुछ प्रयोग है जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, जैसे कार्नो इंजन के बारे में आपने सुना है, वो इसी में पढ़ा जाता है। जूल थॉमसन प्रसार के बारे में, और अगर मेयर सूत्र के बारे में बात करें तो वो सब थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स के बारे में आते हैं। या मैं अगर ये कहूं कि इस पेपर में कुछ चीजें आप जो बेसिक है वो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आते हैं। यहाँ पर दूसरा पेपर जो है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, ये पेपर आपके लिए बिल्कुल नया है और पेपर थोड़ा अच्छा भी पेपर है। इसमें पूरा नाम से पता पड़ रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स यानी गणितीय भौतिकी, यानी इस पेपर में जो भी डेरिवेशंस किए जाएंगे वो सब मैथमेटिकल होंगे, यानी इसमें हिंदी लैंग्वेज का काम बहुत ज्यादा कम होता है, सारे के सारे डेरिवेशन पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे यहाँ पर क्रोनेकर डेल्टा, लाप्लास, फूरियर या लंबवर्तीय बेलन शंकु में कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर उन सब के बारे में बात की जाती है। जैसे अभी तक हमने थोड़ा सा बताऊं, इसमें हम ये पढ़ते हैं अभी तक कि एक्स वाई जेड कार्तीय में होते हैं, आर थीटा और क्या फाई आपका गोलीय में होते हैं, रो फाई और जेड ये आपका बेली निर्देशांक में होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने छोटी क्लासों में सिर्फ 3 निर्देशांक तंत्र पढ़ते हैं, एक्स वाई और जेड, कार्तीय निर्देशांक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, लेकिन यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स और बेलन सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी हम क्या करते हैं, पढ़ेंगे। तो ये आपका दूसरा पेपर होता है मैथमेटिकल फिजिक्स। तीसरा पेपर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये वो पेपर है जिसमें जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा वो आपने कुछ चीजें इसमें पहले पढ़ी हुई होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं थोड़ा सा बोलूँ कि 12th क्लास में आप विद्युत धारा के बारे में और ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो ट्रांजिस्टर और विद्युत धारा के बारे में आपने वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। यहाँ उसी चीज को थोड़ा सा बड़ा करके क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। वहाँ जो आप 12वीं क्लास में पढ़ते थे ट्रांजिस्टर, उसमें एक ही लेसन में ट्रांजिस्टर भी, लॉजिक गेट सब दिए जाते थे। यहाँ पर उसको थोड़ा सा विस्तृत करके यानी बड़ा करके क्या किया गया, डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले हम पेपर थर्ड स्टार्ट करेंगे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। पेपर थर्ड स्टार्ट करने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पेपर थर्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब विद्युत धारा, ट्रांजिस्टर, किरचॉफ के नियम, संधि जाल वगैरह वो आपने पढ़े हुए हैं। इसलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं। बात करें पेपर्स के नंबर की कि कितने मार्क्स के होते हैं, तो जो पेपर फर्स्ट है वो पेपर फर्स्ट आपका होता है 33 नंबर का। जो पेपर फर्स्ट है आपका वो कितने नंबर का होता है, 33। पेपर सेकंड की बात करें वो आपका 33 नंबर का होता है, और पेपर थर्ड की बात करें वो आपका 34 नंबर का होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर आपका 34 नंबर का है, बाकी 2 पेपर आपके 33 नंबर के हैं। टोटल 100 हो जाते हैं। 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है तो 150 हो जाते हैं वहां पर। अब उसके बाद हम पेपर थर्ड के बारे में बात करते हैं कि जो पेपर थर्ड है उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक शब्द है वो है क्या,
और उसके बाद इसके अंदर किस प्रकार से सिलेबस यूनिटों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पेपर थर्ड। पेपर थर्ड है आपका, और पेपर थर्ड में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये दो शाखाओं से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस मैकेनिक्स। इलेक्ट्रो प्लस मैकेनिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, और मैकेनिक्स जो आप फर्स्ट ईयर में फिजिक्स की एक बुक पढ़ के आते हैं, यांत्रिकी, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस यांत्रिकी। कहने का मतलब आप सबको पता है किसी भी परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के। और इलेक्ट्रॉन किसका प्रवाह करते हैं, विद्युत ऊर्जा का, यानी उच्च ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। यहाँ पर उसी के बारे में बात की जाएगी। आपने एक प्रयोग के बारे में सुना होगा, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, डेविसन जर्मर का प्रयोग। डेविसन जर्मर क्या कहता था कि जब एक इलेक्ट्रॉन गति करता है तो तरंग की भांति व्यवहार करता है, तो तरंग और कण के बारे में था। यहाँ क्या कहेंगे हम, ये यांत्रिकी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब कोई उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन किसी धातु की प्लेट के अंदर या तार के अंदर, क्योंकि विद्युत धारा तो चालक के अंदर ही प्रवाहित होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी चालक प्लेट के अंदर या तार के अंदर प्रवाहित होंगे, और सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चालक प्लेट से होकर या तार में से होकर प्रवाहित होंगे तो इनकी गति में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, गति करेंगे तो, और आपको पता है प्लेट का जो अवरोध या प्रतिरोध है वो इनके मार्ग में क्या उत्पन्न करेगा, बाधा या रुकावट उत्पन्न करेगा। धारा या वोल्टेज में किस प्रकार से, तो उस कण की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो होती है आपकी मैकेनिक्स। यानी इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। अब उसके बाद हम बात करें कि इसमें कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सी यूनिट बात की गई है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम देख लें। जो चैप्टर, तो ये हो गया चैप्टर फर्स्ट। दूसरे बात करें चैप्टर सेकंड, फिर है आपका चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर 5, और ये है आपका चैप्टर 6। आगे बात करें यहाँ पर, मैं इसी सीट में क्यों लिख रहा हूँ वो अभी आपको बताता हूँ मैं। ये है चैप्टर 7 और यहाँ लिखा मैंने चैप्टर 8। ऐसा क्यों लिखा है वो अभी बता देते हैं आपको। सबसे पहले बात करें, आपके केमिस्ट्री में तो चलती हैं 5 यूनिट्स, मैथ्स में भी 5 चलती हैं, लेकिन जो फिजिक्स सब्जेक्ट है आप सबको पता है उसमें कितनी यूनिट चलती हैं, 4 यूनिट चलती हैं। जो फर्स्ट इकाई यानी आती है आपकी उसमें कंपलसरी होती है, सभी 4 यूनिट्स के क्वेश्चन मिक्सअप करके डाले जाते हैं, जबकि बाकी अलग अलग यूनिटों में क्वेश्चन ए आपके कंपलसरी होता है, जबकि क्वेश्चन बी आपको चूज करना होता है। यानी अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट का अगर क्वेश्चन आया तो ए तो कंपलसरी होता है और बी में क्या मिलता है आपको, अथवा मिलता है, तो एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 यूनिट कौन कौन से चैप्टर से मिलकर बनाई गई है आपके, उसको बात करते हैं। तो जो आपका चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है उससे आपकी बनाई गई है यूनिट फर्स्ट। ठीक है, और अगर आप बात करें चैप्टर थर्ड और फोर्थ की, तो इससे बनाई गई है आपकी यूनिट सेकंड। एक चीज याद रखिए, मैंने यहाँ पर यूनिट 4 पर स्टार लगाया हुआ है। यूनिट 4 पर स्टार का मतलब क्या है कि यूनिट 4 का कुछ भाग तो सेकंड यूनिट में है, जबकि यूनिट 4 का बाकी बचा हुआ भाग चैप्टर किस में है, 5 में है, यानी कहने का मतलब यूनिट आपकी थर्ड में है। और जो आपका 7 नंबर लेसन है वो भी यूनिट किस में आता है, सेकंड में आता है। तो इसको मैंने इस प्रकार से एरो लगा दिया है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यूनिट सेकंड में कौन कौन से हो गए, चैप्टर थर्ड हो गया, चैप्टर 4 का कुछ भाग हो गया, और चैप्टर 7 पूरा का पूरा किसके अंदर आता है, यूनिट सेकंड के अंदर आता है। बात का यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में आपका जो आपका चैप्टर 4 का बचा हुआ भाग है और जो आपका चैप्टर 5 है वो भी किसके अंदर आता है, यूनिट थर्ड के अंदर आता है। अब ये जो बच गया है आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 8, ये आपका होता है यूनिट 4। यूनिट कौन सा होता है, 4। तो चैप्टर फिर बता रहा हूं, यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सा है, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड है। यूनिट सेकंड में आपका चैप्टर थर्ड है, चैप्टर 7 का कुछ भाग है और चैप्टर
चैप्टर 4 का कुछ भाग है और चैप्टर 7 पूरा है। जबकि यूनिट 3 में आपका कौन कौन सा है, चैप्टर 4 का बचा हुआ भाग और चैप्टर 5, और यूनिट 4 में आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 8 पूरा का पूरा इंक्लूडेड है। अब हम ये देखेंगे इसके बाद कि इन चैप्टरों में कौन कौन से टॉपिक, यानी हम यूनिट फर्स्ट लिखेंगे उसमें ये बताएंगे कि कौन से चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक इसके अंदर है और कौन से चैप्टर 2 का इसमें है। फिर भी इसमें सिलेबस में कुछ थोड़ी बड़ी चीजें छोड़ी गई, यानी कुछ टॉपिक छोड़े गए हैं, लेकिन हम उन टॉपिक को भी पढ़कर चलेंगे, उन टॉपिक्स को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमारे नॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैंने बताया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए, लेकिन और हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएससी में नॉलेज बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें। 12th क्लास में रटने प्रिपरेशन से इतना महत्व है, लेकिन यहाँ पर आपको नॉलेज जरूरी है। तो देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में और यूनिट सेकंड में और यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ में कौन कौन से चैप्टर हैं, उनके क्या नाम है, उनके बारे में थोड़ा जनरल देखते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब उन चैप्टर्स के नाम क्या है, यानी उनके अंदर टॉपिक्स किस प्रकार के हैं, तो मेन हेडिंग देखेंगे उनकी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने बताया था भी आपको 4 यूनिट्स चलती हैं सिर्फ आपके। तो जो यूनिट फर्स्ट है बुक आपके एक ही है, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सीबीएच की बुक्स लाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सीबीएच की बुक में जो टॉपिक्स होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए होते हैं। तो यूनिट फर्स्ट हो गई आपकी, और यूनिट फर्स्ट में क्या है, सर्किट एनालिसिस है और सेमीकंडक्टर है। यूनिट सेकंड जो आपकी है उसमें रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर और एफईटी है। यूनिट थर्ड में फीडबैक एंड फीडबैक एम्पलीफायर और बायस स्टेबिलिटी है। और यूनिट 4 जो है आपका उसमें ऑसिलेटर है और डिजिटल सर्किट है। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में, सबके बारे में देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस का मतलब है कि आपको सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में ये सिखाया जाएगा कि सर्किटों को किस प्रकार से पहचाना जाता है, कि लूप किसे कहते हैं, पास किसे कहते हैं, ब्रांच किसे कहते हैं, वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत क्या होते हैं, किस प्रकार से वो किसी भी परिपथ या सर्किट के अंदर वर्क करते हैं, काम करते हैं। इसी के बाद जो सेमीकंडक्टर है, या आपने 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अर्धचालक किसे कहते हैं। और आप सबको पता है कि 2 प्रकार के पी और एन, इनमें होल्स और इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। या सेमीकंडक्टर यानी पीएन संधि डायोड के लिए धारा व वोल्टता का समीकरण क्या है, वो सब इसके अंदर पढ़ा जाएगा। अगली बात करें यूनिट सेकंड के बारे में, तो यूनिट सेकंड में है रेक्टिफायर। ये भी आपने 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन छोटा पढ़ा हुआ। मैंने बताया था आपको कि जो 12th क्लास में आपने ट्रांजिस्टर वाला लेसन पढ़ा हुआ है वो छोटा पढ़ा हुआ है, जनरल। उसमें मेन चीजें जो जितना आपको पढ़ाना था उतना पढ़ाया है, यहाँ हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेक्टिफायर क्या है, दृष्टकारी। आप सबको पता है 2 प्रकार का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि जो एसी वोल्टेज या करंट को किस में बदलता है, डीसी में वोल्टेज में और करंट में। यानी अगर एसी आपकी करंट है तो उसको डीसी करंट में बदलेगा, अगर एसी वोल्टेज है तो उसको डीसी वोल्टेज में बदलेगा। आगे बात करें ट्रांजिस्टर। आप सबको पता है कि ये 3 इलेक्ट्रोड वाली युक्ति है जिसका ट्रायोड के स्थान पर उपयोग किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे हम कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, उन सब के बारे में। जैसा आपने वहाँ 12th क्लास में सीखे थे कुछ चीज़ें, अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, धारा लाभ या वोल्टता लाभ क्या होता है, अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है, उन सब के बारे में। आगे आता है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर इसे बोला जाता है। एफईटी का मतलब ये 2 प्रकार के होता है, जेएफईटी और मॉसफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर का ही एक पार्ट है यहाँ पर, मेटल से बनाए जाते हैं। और उसके बाद आता है यूनिट थर्ड, फीडबैक एंड फीडबैक एम्पलीफायर। इसमें क्या है, फीडबैक एंड फीडबैक एम्पलीफायर में एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि संकेतों को बढ़ाना, यानी निर्गत से कुछ वोल्टता को लेकर जो आपका आउटपुट है, आउटपुट से कुछ वोल्टता या धारा को लेकर वापस इनपुट पे दे देना एक सर्किट की सहायता से, वो क्या कहलाता है, फीडबैक एंड फीडबैक एम्पलीफायर। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो निवेशी है इनपुट है उसका मान क्या हो जाए, बढ़ जाए। उसके बाद फीडबैक एंड फीडबैक एम्पलीफायर, ये अलग से एक चैप्टर है, लेकिन जो बायस स्टेबिलिटी है ये ट्रांजिस्टर का एक पार्ट है, या इसे ये बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर बायस स्टेबिलिटी या बायस स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर भी आप इसे बोल सकते हैं।
इसमें क्या किया जाता है, कपल्ड, यानी कहने का मतलब ट्रांजिस्टरों को, कपल्ड का मतलब होता है आरसी ट्रांजिस्टर, कपल्ड ट्रांजिस्टरों को जोड़कर तैयार किया जाता है। तो इसमें 3 काम में लिए जाते हैं, निम्न आवृत्ति का, उच्च आवृत्ति का और मध्य आवृत्ति का। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे बायस स्टेबिलिटी में। लास्ट जो 4 आता है उसमें आता है ओसिलेटर और डिजिटल सर्किट। ओसिलेटर क्या है, ओसिलेटर को हिंदी में बोला जाता है दोलित्र। ठीक है, क्या बोला जाता है ओसिलेटर को, दोलित्र। और डिजिटल सर्किट का मतलब होता है अंकित परिपथ। ओसिलेटर में क्या किया जाता है, टैंक परिपथ काम में लिया जाता है। अब ये टैंक परिपथ क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा, 3 प्रकार के अवयव पढ़ते हैं हम, आर, एल और सी। आर का मतलब प्रतिरोध, एल का मतलब प्रेरकत्व या कुंडली और सी का मतलब संधारित्र या धारिता। क्या किया जाता है टैंक परिपथ में, एक आर और एल को श्रेणी क्रम में और सी को उनके साथ समांतर क्रम में जोड़कर एक टैंक परिपथ का निर्माण किया जाता है। और उस टैंक परिपथ में संधारित्र को पहले आवेशित, आर और एल की सहायता से उसे निरावेशित। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो वो हम किसके बारे में, किस में पढ़ेंगे, ओसिलेटर में पढ़ेंगे, यानी दोलित्र में पढ़ेंगे। और डिजिटल सर्किट में क्या कहता है, ये सब आपने डिजिटल सर्किट के बारे में पहले भी पढ़ा है, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था थोड़ा बहुत कि लॉजिक गेट्स। तो डिजिटल सर्किट में हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लॉजिक गेट्स कितने, यानी और, एंड, नॉट, एंड, एक्सओआर, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उनका ट्रांजिस्टर परिपथ किस प्रकार से बनाया जाता है, वैद्युत परिपथ किस प्रकार से बनाया जाता है, उनकी संक्रिया सारणी क्या होती है, बूलियन अलजेब्रा के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि किसी भी प्रमेय को किस प्रकार से क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, वो भी डिजिटल सर्किट के अंदर आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे और यूनिट फर्स्ट में आपको बताएंगे सर्किट एनालिसिस और सेमीकंडक्टर। तो आज हमने आपको सिलेबस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन किया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम यूनिट फर्स्ट को, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट कई आपको यूनिट सेकंड या यूनिट थर्ड प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका जनरल इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। यानी यूनिट फर्स्ट में जो सर्किट एनालिसिस है, अगर सर्किट एनालिसिस वाला आपको पार्ट समझ में आ जाएगा तो सेमीकंडक्टर और ये बाकी के पार्टों में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सर्किट एनालिसिस में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि सर्किट क्या है, प्रतिबाधा क्या है, प्रवेशता क्या है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में सबसे पहले यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं।